नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आए हैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। और आज का अध्याय तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। बिल्कुल। आज हम विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, हम सब ने अपने बड़ों से सुना है कि देखो, गीले हाथों से बिजली के किसी भी उपकरण को नहीं छूना चाहिए। हर घर में ये चेतावनी मिलती है। पर ऐसा क्यों है? क्या पानी में भी करंट आता है? क्या सिर्फ ठोस चीजें जैसे तार वही बिजली की सुचालक होती हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हमें इस अध्याय में मिलेंगे। और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक याद कर लेते हैं, सुचालक और कुचालक। हाँ, गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। सुचालक मतलब वो पदार्थ जो अपने अंदर से बिजली को आसानी से जाने देते हैं, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। सही। और हीन चालक या कुचालक वो हैं जो बिजली को आसानी से नहीं जाने देते, जैसे रबर, प्लास्टिक या सूखी लकड़ी। अभी तक तो ये सारी बातें ठोस चीजों की थी, पर द्रवों का क्या? क्या लिक्विड्स में भी करंट पास हो सकता है? यही तो आज का हमारा मुख्य सवाल है। और इसे जांचने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा संपरीक्षित्र या टेस्टर बना सकते हैं। अच्छा, जैसा हमने पिछली कक्षाओं में भी बनाया था, एक सेल या बैटरी, एक बल्ब और कुछ तार। बिल्कुल वही। अब सोचिए, अगर हम इस टेस्टर के दोनों सिरों को नींबू के रस में या सिरके में डुबो दें तो क्या होगा? मुझे लगता है बल्ब जलेगा। एकदम सही, बल्ब जलता है। इसका मतलब है कि नींबू का रस और सिरका दोनों ही विद्युत के सुचालक हैं। लेकिन एक सवाल है, कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि द्रव सुचालक तो हो पर बल्ब ना जले। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका लेना देना है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से, मतलब हीटिंग इफेक्ट से। अच्छा। बल्ब के अंदर जो पतला सा तार होता है, फिलामेंट, वो करंट से गर्म होकर ही जलता है। अगर सर्किट में करंट बहुत कमजोर मतलब वीक हो तो वो फिलामेंट पूरी तरह गर्म ही नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जलता। तो हम शायद गलती से ये मान लेंगे कि द्रव कुचालक है। बिल्कुल, जबकि हो सकता है कि वो बस धातु की तरह एक अच्छा सुचालक ना हो, पर हो सुचालक ही। तो फिर इस कमजोर करंट का पता कैसे लगाया जाए? कोई तरीका तो होगा? हाँ, दो बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला, हम बल्ब की जगह एक एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। सही। एलईडी की खासियत यह है कि ये बहुत बहुत कमजोर करंट पर भी जल उठती है। अच्छा। हाँ, बस इसमें एक बात याद रखनी होती है। एलईडी में दो तार होते हैं, एक एक दूसरे से थोड़ा लंबा। हाँ। लंबे वाले तार को हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और छोटे वाले को नेगेटिव से। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तो एक तरीका तो एलईडी हो गया, और दूसरा? दूसरा तरीका और भी दिलचस्प है। वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट? मतलब जब तार में करंट बहता है तो उसके पास रखी कंपास की सुई हिलती है। एकदम सही। और ये प्रभाव इतना संवेदनशील होता है कि करंट चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, सुई में हल्की सी हलचल मतलब डिफ्लेक्शन जरूर होगी। वाह! तो हम एक साधारण माचिस की डिब्बी और कंपास से भी एक बहुत सेंसिटिव टेस्टर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम ये जान चुके हैं कि कमजोर करंट को कैसे पकड़ना है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर कुछ द्रव बिजली के सुचालक क्यों होते हैं और कुछ क्यों नहीं? इसमें क्या राज है? इसका जवाब हमें एक बहुत ही सरल प्रयोग से मिलता है। आप आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर को लीजिए। एकदम शुद्ध पानी जिसमें कोई मिलावट ना हो। सॉल्ट से मुक्त होता है और इसलिए ये विद्युत का हीन चालक है। इसमें टेस्टर डालने पर बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा। लेकिन जो पानी हमारे नलों में आता है या कुओं और तालाबों में होता है, उसमें कुदरती तौर पर कई खनिज लवण घुले होते हैं। और इन्हीं लवणों की वजह से? हाँ, इन्हीं लवणों की वजह से ये पानी विद्युत का सुचालक बन जाता है। तो अगर हम उसी आसुत जल में एक चुटकी साधारण नमक घोल दें तो वो तुरंत एक अच्छा सुचालक बन जाएगा। वाह! तो सारा खेल इन घुले हुए लवणों का है। बिल्कुल। और यहीं से हमें सबसे महत्वपूर्ण बात पता चलती है। इसे सब लोग नोट कर लें। जी। अधिकांश द्रव जो विद्युत का चालन करते हैं वे अम्ल मतलब एसिड्स, क्षारक मतलब बेसिस और लवण मतलब सॉल्ट्स के विलयन यानी सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा,
तो इसीलिए नींबू का रस जिसमें एसिड है और नमक का पानी जिसमें लवण है वो सुचालक हैं। और चीनी का घोल या आसुत जल नहीं है। ये तो एकदम साफ हो गया। अब जब किसी सुचालक विलयन से करंट गुजरता है तो क्या वो सिर्फ बहकर निकल जाता है? नहीं, यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। वो सिर्फ बहता नहीं, बल्कि उस विलयन में रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब केमिकल रिएक्शंस भी करता है। और इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अच्छा, केमिकल इफेक्ट? हाँ, इसे एक प्रयोग से समझते हैं। मान लीजिए हमने पानी में 2 कार्बन की छड़ें, जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, डुबो दी और उन्हें बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है। तो हम देखेंगे कि उन इलेक्ट्रोड के पास गैस के बुलबुले बन रहे हैं। गैस के बुलबुले मतलब पानी में कुछ बदल रहा है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल। सन 1800 में विलियम निकोलसन नाम के एक वैज्ञानिक ने ये पता लगाया था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है और नेगेटिव वाले पर हाइड्रोजन गैस। सही, मतलब बिजली ने पानी को उसके घटकों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया। ये तो कमाल है। इसके अलावा भी कोई प्रभाव होते हैं? हाँ, कई बार इलेक्ट्रोड पर धातु की कोई परत जम सकती है या फिर पूरे घोल का रंग ही बदल सकता है। हमारे स्रोतों में एक आलू वाला बड़ा मजेदार उदाहरण भी था। हाँ, वो तो बहुत ही मजेदार प्रयोग है। अगर एक कटे हुए आलू में टेस्टर के दोनों तार लगाकर कुछ देर छोड़ दें तो एक तार के चारों ओर एक हरा नीला धब्बा बन जाता है। और वो भी सिर्फ उस तार के पास जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। बिल्कुल, ये भी एक रासायनिक प्रभाव ही है। आप इसका इस्तेमाल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की पहचान करने के लिए भी कर सकते हैं। वाह! तो अब हम इस रासायनिक प्रभाव के सबसे आम और उपयोगी एप्लीकेशन पर आते हैं, विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक उपयोग है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी एग्जाम के लिहाज से? देखिए, सीधी सी परिभाषा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना बिजली की मदद से। पर यह होता कैसे है? चलिए, इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी चीज पर तांबे यानी कॉपर की परत चढ़ानी है। ठीक है। तो हम कॉपर सल्फेट का एक घोल लेंगे और उसमें तांबे की 2 प्लेटें डुबो देंगे। एक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे और दूसरी को नेगेटिव से। और जिस चीज पर परत चढ़ानी है उसे किस सिरे से जोड़ेंगे? उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ऋण सिरे से जोड़ेंगे। अच्छा। अब जैसे ही करंट चालू होगा, घोल में से जो कॉपर है वो अलग होकर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो घोल में कॉपर की कमी हो जाएगी धीरे धीरे। यही तो इस प्रक्रिया का सबसे शानदार हिस्सा है। ऐसा नहीं होता। वो कैसे? क्योंकि जैसे ही घोल से कॉपर निकलकर जमता है, ठीक उतना ही कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से घुलकर घोल में वापस आ जाता है। अरे वाह! तो ये एक तरह का साइकिल बन गया। एक प्लेट से कॉपर निकल रहा है और दूसरी पर जमा हो रहा है। बिल्कुल, एक परफेक्ट ट्रांसफर सिस्टम। और इसके उपयोग तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। साइकिल का हैंडल, कार के पार्ट्स, बाथरूम की टोंटियां। हाँ, इन सब पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। क्रोमियम चमकदार होता है, उस पर खरोच नहीं लगती और जंग भी नहीं लगता। लेकिन क्रोमियम तो बहुत महंगा होता है। इसीलिए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। हम सस्ते लोहे पर क्रोमियम की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं और हमें सारे फायदे मिल जाते हैं, कम कीमत में। और आभूषणों में भी तो यही होता है। सस्ती धातुओं पर सोने चांदी की परत चढ़ा देते हैं। बिल्कुल। इसी तरह लोहे के डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाते हैं ताकि खाना खराब ना हो। और पुलों और गाड़ियों को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो ये तो बहुत उपयोगी तकनीक है, पर क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? कोई नुकसान? हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती है विद्युत लेपन के कारखानों में जो घोल इस्तेमाल होते हैं उनका निपटान करना। वो जहरीले हो सकते हैं। बहुत ज्यादा। वो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं, इसलिए उनका निपटान बहुत सावधानी से और नियमों के अनुसार करना पड़ता है। ये एक जरूरी बात है। तो आज हमने इस अध्याय में बहुत कुछ सीखा। हाँ, हमने सीखा कि कुछ द्रव सुचालक होते हैं और कुछ हीन चालक। हमने जाना कि अम्ल, क्षारक और लवण के घोल ही असल में बिजली का चालन करते हैं। और जब ऐसा होता है तो रासायनिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और अंत में हमने विद्युत लेपन जैसी एक बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया और उसके इस्तेमाल को समझा। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।